हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संधान आर्यभट्ट पर। लास्ट वीडियो में हमने जीपी का पेज 27 में हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन, तो है क्लास। क्लास के भेद। क्लास को हम स्वीतर भी बोलते हैं। इसमें भेद होते हैं, तीन भेद बोले हैं चरक ने, दारुण, शारुण, स्वीतर। तो दारुण होता है, शारुण होता है, स्वीतर। इनमें अपन किसमें आश्रय होते हैं और उनका वर्ण देखेंगे। तो दारुण होता है, इसमें सीक्वेंस में याद रखेंगे। दारुण रक्तवर्णी, शारुण होता है मांस और शीतल होता है मेघ। तो उनको कंटिन्यू याद रखना, दारुण शारुण शीतल। तो फर्स्ट धातु मतलब फर्स्ट में रक्त धातु मतलब सेकंड वाली धातु, फिर मांस आएगी, फिर मेघ आएगी। और वर्ण होगा तो दारुण होगा, रक्त वर्ण होगा। रक्त रक्त में क्या होगा, रक्त वर्ण होगा। मांस क्या वर्ण होगा, ताम्र वर्ण का होगा। और मेघ किस वर्ण का होगा, श्वेत वर्ण का होगा। ठीक है। और इसमें दुख साध्यता का लक्षण जो है वो दारुण, फिर चारुण और स्वेतर। तो स्वेतर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उत्तरोत्तर गुरु धातु में चला गया, मतलब मेद में हो गया। और जो चारुण है वो मांस में आश्रित है, और दारुण जो है वो रक्त में आश्रित है। तो सुश्रुत ने वातज को बोला है अरुण वर्णी, मतलब वातज जो है वो कौन सा है। अब इसमें दोष भी ऐसे होंगे, दारुण चारुण स्वेतर। तो वात पित्त कफ। ठीक है। तो वातज कौन सा हो गया, दारुण हो गया। तो दारुण है वो परिध्वंसी बोला है सुश्रुत ने। और पैतिक को पदम पत्र प्रतिकासन। तो पैतिक पैसे पैतिक और पैसे पदम पत्र। और पैतिक कौन सा होगा, चारुण होगा। और श्लेष्मिक कौन सा होगा, स्वित्र होगा। तो सैसे श्लेष्मिक सैसे स्वित्र। तो रोज कंटिन्यू याद रख लिए, दारुण चारुण स्वित्र। बातचीत कफ। तो श्लेष्मिक को क्या बोला है, श्वेत और खंडियों को बोला है। अब माधव विधान क्या बोल रहा है, माधव विधान भी सेम भेद करता है, वात पित्त कफ, दारुण चारुण स्वित्र। तो वातज को रुक्ष और अरुण वर्णी बोला है, क्योंकि वात का जो कलर है वो रुक्ष होता है, मतलब वात का कलर होता है वो अरुण वर्ण होता है। और किसमें आश्रित बोला है, रक्त में आश्रित। तो रक्त का सेम ही बोला है। पेतिक जो होता है वो कमल पत्र समान। तो सुश्रुत ने क्या बोला, पदम पत्र। और माधव ने क्या बोला, कमल पत्र। ठीक है। और कौन सा वर्ण बोला, ताम्र वर्ण है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, रोम ध्वंसी। तो रोम ध्वंसी किसमें बोला है, मांस आश्रित में बोला है। तो मांस आश्रित कौन सा था, तरुण था। और सुश्रुत ने बोला था वातज में परिध्वंसी। और माधव बोलता है परिध्वंसी, सॉरी, रोम ध्वंसी पेतज में। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, परिध्वंसी वातज में है और रोम ध्वंसी पित्तज में। फिर कफत जो है वो मेद आश्रित होगा। फिर हम देखेंगे कुछ प्रमुख न्याय। तो क्षीरगति न्याय है, सर्वात्मक परिणाम पाप न्याय है, कर्म परिणाम पक्ष न्याय है, ये दृढ़बल ने बोला है। और केदारी तुल्य न्याय बोला है वो भाव प्रकाश ने बोला है। और एक धातु काल पोषण न्याय है वो अरुणदत्त ने बोला है। चरक ने क्षीरदधि न्याय बोला है। सुश्रुत है, मतलब क्षीरदधि न्याय का समर्थक है चरक। और सुश्रुत जो है वो केदारीकुल्य न्याय का और खले कपूत न्याय का समर्थक है। वाग्भट है वो एक धातु काल पोषण न्याय का समर्थक है। अब इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे कि वाग्भट एक अरुण है, वाग्भट एक अरुण कलर का है, मतलब तो वाग्भट जो है और एक अरुण, अरुण मतलब है अरुण धातु, और एक मतलब एकल धातु पोषण न्याय। ठीक है। फिर आता है, तो ध्यान रखना, जो मेन आचार्य है चरक सुश्रुत वाग्भट, वो ऑलवेज क्या करेंगे, समर्थक होंगे। मतलब मेन जो देने वाला होगा वो, जैसे अरुण दत्त है, अदरवाइज जो चरक सुश्रुत वाग्भट के अलावा जो आचार्य हैं वो न्याय देने वाले होंगे। ठीक है। तो वाग्भट एक अरुण है, मतलब वाग्भट जो है वो समर्थक होगा, एक काल पोषक न्याय का। और अरुण दत्त है वो क्या है, देने वाला होगा। फिर है सुश्रुत जो है और भाव प्रकाश, इसकी कैरी में कबूतर है। तो कैरी मतलब, केदारी मतलब केदारी कुल्य, और कबूतर मतलब खली कपूर। तो डेरा कौन है, भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश जो है वो क्या है, कैरी में कबूतर है, मतलब केदारी कुल्या और खली कपूर दोनों न्याय को दे रहा है, और सुश्रुत क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। फिर है चरक और दृढ़बल। जो चरक है और दृढ़बल है वो क्षीर पीता है, मतलब दूध पीता है। तो क्षीर वाला और सर्वात्मक परिणाम पद, इनका नाम एक ही है। और कर्म परिणाम पक्ष, इनका देने वाला कौन है, दृढ़बल है। तो समर्थन कौन कर रहा है, चरक कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, धातुएं हैं, उनकी उपधातु और उनके मल। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके कौन सी धातु का उपधातु क्या है और उनके मल क्या है। तो सबसे पहले रस है। तो रस की जो उपधातु है, सबसे पहले पढ़ेंगे उपधातु।
तो रस की उपधातु चरकानुसार है स्तन्य और आर्तव। तो रे से पे खत्म हो रहा है, तो स्तन्य और आर्तव, से स्टार्ट होगा, स्तन्य और आर्तव। फिर रक्त, तो रक्त में कै पे खत्म हो रहा है, रक्त, तो कंड्रा से शुरू होगा, कंड्रा, कै, रस्त, सॉरी, रक्त कै पे खत्म हो रहा है, और कंड्रा और शिरा। फिर मास, तो मास है उसमें वसा, तो मास, वसा और षड त्वचा, मांस के ऊपर त्वचा होती है, तो षड त्वचा। फिर है मेद, तो मेद का जो होता है वो स्नायु याद रखना, और यहाँ पे संधि भी होती है। फिर है सारंगर, तो सारंगर ने एक एक ही उपधातु मानी है। तो स्तन्य की, स्तन्य बोली है रस की, वो रक्त की क्या बोली, रज, तो मतलब रक्त की क्या बोली, रज, ये इंपॉर्टेंट है। रज बोली किसने बोली, सारंगर ने। फिर मांस की वसा बोली, और मेद की स्वेद बोले। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेद उपधातु मेद की किसने मानी है, तो सारंगर ने मानी है। या फिर जो श्वेत किसकी उपधातु मानी गई है, तो मेद की उपधातु मानी गई। अस्थि है, तो उसकी उपधातु दांत मानी, कि मज्जा की उपधातु केश मानी, और शुक्र की उपधातु ओज मानी। तो उसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, डी के ओ, तो अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो डी मतलब दांत, के मतलब केश, ओ मतलब ओज। तो अस्थि, मज्जा, शुक्र में डी के ओ, दांत, केश और ओज। फिर आता है मल, तो मल जो है वो चरक ने बोला है, सबसे पहले अपन याद रखें, रस का मल बोला है चरक ने, कफ, तो रस का मल होता है कफ। फिर रक्त का मल जो बोला है वो बोला है पित्त, ठीक है, क्योंकि रक्त जो होता है वो पित्त जैसा होता है, और रस जो होता है वो कफ जैसा होता है, मतलब अगर रस विकृति होगी तो कफत सिम्टम होंगे। इसलिए जो रस का मल बोला है वो क्या बोला है, कफ बोला है, तो रक्त का मल बोला है वो पित्त बोला है। फिर मांस, मांस जो होता है वो उसका मल बोला है खैमल, मतलब जो कर्ण में, नासा में, अक्षी में जो मल होंगे वो बोला है खैमल। फिर मेद का जो मल बोला है वो बोला है श्वेत। तो ध्यान रखना, श्वेत जो है ना वो चरक ने मेद का मल बोला है, जबकि सारंगर ने श्वेत को सारंगर ने मेद की उपधातु माना है, ठीक है। फिर है अस्थि, अस्थि को केश और लोम बोला है, चरक ने मल बोला है, और मज्जा का मल बोला है। मज्जा जो होती है वो आंखों से रिलेटेड होती है, ठीक है। अक्षी का मल और त्वचा का मल, तो अक्षी और त्वचा का मल जो है वो मेद का मान, सॉरी, मज्जा का माना है। और शुक्र का मल चरक ने नहीं माना है, क्योंकि चरक बोलता है कि शुक्र जो होती है वो उत्तरोत्तर गुरु धातु है, सबसे सबसे गुरु धातु है, इसलिए वो सबसे उत्कृष्ट धातु है, इसलिए उसका मल नहीं होता है। फिर है सारंगर, तो सारंगर जो है वो रस का मल मानता है, जिह्वा, नेत्र, कपोल, जल। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार बीएचयू में आया हुआ है कि कपोल जलानाम ये किसका मल है, वो किसने माना है, तो सारंगर ने बोला है रस का मल। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कि जो जिह्वा है, नेत्र है और कपोल जल है, तो मतलब सारे जो जल वाले पार्ट है ना वो क्या है, कपोल जल रस में है, ठीक है। फिर मतलब एक ही डिफरेंट है जो है वो ये है रस वाला। फिर है रक्त, रक्त में रंजक पित्त, सिंपल सी है, पित्त बोल दिया या रंजक पित्त बोल दिया, सेम ही है। फिर मांस का जो है वो कर्णविड, तो चरक ने बोला था थैमल, और इसने स्पेशल बोला है कर्ण का, सिर्फ ओनली कर्ण का विड बोला है। फिर मेद का, तो ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सारंगर ने मेद का मल दंत में, कक्षा में और मेडर का मल माना है। फिर है अस्थि का, तो अस्थि का मल नख माना। और फिर मज्जा का जो मल है वो नेत्र का मल, वो चरक की सेमी बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारंगर ने शुक्र का मल माना है, वो क्या माना है, वक्त्र स्निग्धता, मतलब वक्त्र में क्या होना, स्निग्धता होना, और युवान पीढ़िकाएं होना। तो युवान पीढ़िकाएं, क्वेश्चन आ सकता है कि युवान पीढ़िकाएं किसका मल है, तो युवान पीढ़िकाएं किसका मल है, शुक्र का मल है। फिर आता है तीक्ष्णाग्नि या भस्मक रोग होता है, उसमें क्या हितकर है, तो चरक बोलता है नारी क्षीर, मतलब स्त्री का जो दूध होता है वो क्या होता है, भस्माग्नि में हितकर होता है। फिर है सुश्रुत बोलता है माहिष्य, क्योंकि माहिष्य भी क्या होता है, गुरु होता है, इसलिए ले सकते हैं। फिर है कास रोग, तो कास रोग में यहाँ पे चरक ने जो, चरक का कुछ गलत लिखा हुआ है तो इसको ठीक कर लेना। अपान वायु और उदान वायु की विकृति होती है, वो किसमें होती है, कास में होती है। कौन सी विकृति, अपान वायु और उदान वायु। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि उदान वायु की विकृति सब मानते हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट उदान वायु की विकृति सब मानते हैं। तो चरक बोल देता है उदान के साथ अपान, और सुश्रुत बोलता है उदान के साथ प्राण वायु, और वाग्भट बोलता है उदान, अपान और प्राण, मतलब तीनों मान लेता है। फिर आता है वमन विरेचन शुद्धि, तो वमन विरेचन शुद्धि जो है वो चरक अनुसार अवर शुद्धि,
मध्यम शुद्धि और परवर शुद्धि। तो उनमें वेगी की शुद्धि आती है और मान्य की शुद्धि आती है। वेगी की मतलब कितने वेग आ रहे हैं और मान्य की मतलब कितना मान मतलब कितना मात्रा निकल रही है। तो वेगिकी में वमन में जो अवर शुद्धि है, जघन्य शुद्धि है, उसमें 4 वेग, 6 वेग, मध्यम में और परवर में 8 वेग। तो उसको याद रखना है 4, 6, 8 और विरेचन में 10, 20 और 30 इतने वेग आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेग्स कितने हैं, वो विरेचन में 10, 20, 30 और वमन में 4, 6, 8। क्योंकि विरेचन जो होता है वो बुध मार्ग द्वारा होता है, तो विरेचन में वम जो वेग होंगे वो ज्यादा होंगे हमेशा, और अगर वेग ज्यादा होंगे तो मात्रा भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो और वमन में मात्रा भी कम होती है और वेग भी कम होंगे। अब मात्रा कितनी माने की, तो निर्धारित दोष मात्रा जो है वमन में 1 प्लस होती है, मध्यम में 1.5 प्लस और परवर में 2 प्लस। तो 1, 1.5, 2 प्लस मात्रा होगी। तो विरेचन में जो मात्रा होगी वो वमन की डबल होगी। तो मतलब 1 प्लस थी तो 2 प्लस हो जाएगी, 1.5 थी तो 3 हो जाएगी और 2 है तो 4 हो जाएगी। मतलब 2, 3 और 4 ये है वेगी की शुद्धि और मान्य की शुद्धि। फिर है वमन, और वमन जो होता है वो पित्तांत होता है और विरेचन होता है वो कपांत होता है। तो ध्यान रखना ये है अंत की शुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि वेगी की शुद्धि, मान्य की शुद्धि और अंत की शुद्धि में सबसे बेस्ट शुद्धि कौन सी है, तो सबसे बेस्ट शुद्धि है वो अंत की शुद्धि है। ठीक है, अंत के मतलब होता है कि जैसे वमन होता है वो पित्तांत होता है और विरेचन जो होता है वो कपांत होता है। तो ये अंत में क्या आ रहा है, वो है अंत की शुद्धि। अब है वमन में निर्धारण दोषों का मापन ली गई औषधि के निकलने के पश्चात करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 1-2 वेग जो होते हैं अपन मेडिसिन पिलाते हैं उसके तो अगर वेग आ रहे हैं तो उन वेगों को काउंट नहीं करना है। उसके बाद जो वेग आएंगे उनको अपने को काउंट करना है। तो विरेचन में भी सेम करना है, मतलब कि 2 से 3 वेग जो आ रहे हैं औषधि पिलाने के बाद, तो वो उन वेगों को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो वेग होते हैं वो औषधि के कारण हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर वेग आएंगे वो बाद के ही वेग काउंट करने हैं, स्टार्टिंग के 1 से 2 वेग काउंट नहीं करने हैं। फिर सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत जो है वो परवर शुद्धि में एक आड़क मात्रा बोलता है, मतलब 4 प्लस, 2 प्लस और 1 प्लस। प्लस से बोलता है वो परवर शुद्धि में, मध्यम में 2 प्लस और अवर शुद्धि में 1 प्लस बोलता है। और उसके बाद क्या खिलाना चाहिए, तो 3 बार यवा को खिलाते हैं परवर में, 2 बार खिलाते हैं अवर में, सॉरी मध्यम में, और 1 बार खिलाता है अवर शुद्धि में। फिर काश्यप जो है वो बच्चों में क्या कराता है, वमन करवा रहा है। तो वमन में कनिष्ठ शुद्धि मतलब अवर शुद्धि, उसमें 2 से 3 वेग आएंगे, और मध्यम में 4 से 5 वेग आएंगे, और उत्तम में 6 से 7 वेग आएंगे। तो ध्यान रखना है, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो तरह का जो वमन है 4, 6, 8 उसमें एक एक कम कर दिया। तो 4 था तो 2 से 3 कर दिया, 6 था तो 4 से 5 कर दिया, और 8 है तो 6 से 7 कर दिया। ओके, ऐसे याद रखना है। और विरेचन जो है उसमें अवर में, मध्यम में, उत्तम में 2 वेग, 3 वेग और 4 वेग। क्योंकि बच्चा है, अगर बच्चे को 10, 20, 30 वेग लाएंगे तो बच्चा क्या होगा, उसकी प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए 2 वेग, 3 वेग और 4 वेग ही सफिशियंट है। तो 2 वेग जो होता है उसमें 1 प्लस दोष निकलेगा, फिर 2 वेग, 3 वेग में 2 प्लस दोष निकलेंगे, और 4 वेग में 3 प्लस दोष निकलेंगे। अब ये चीज हो गई। फिर सुश्रुत ने जो दग्ध बताए हैं, तो 4 दग्ध बताए हैं, और ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। सुश्रुत ने पलुष्ट दग्ध जो है ना उसको वाग्भट ने तुच्छ दग्ध बोला है, और सुश्रुत के जो इतरा दग्ध है उसको वाग्भट ने परमार्थ दग्ध बोला है। मतलब सिंपल क्या है, पलुष्ट को क्या बोला है, तुच्छ बोला है। तो ऊ की मात्रा आ रही है, पहले लू, ऊ आ रहा है, और तुच्छ, तुच्छ में भी ऊ आ रहा है, तो पलुष्ट और तुच्छ। फिर इतरा दग्ध जो होता है, इतरा को क्या बोला है, इतर रहा है, मतलब परमार्थ कर रहा है। तो अपन बोलते हैं ना इतर रहा है, तो इतर रहा है मतलब परमार्थ कर रहा है। तो ये हो गया। तो पल्लुष्ट दग्ध को क्या बोला है, तुच्छ दग्ध, और इतरा दग्ध को परमार्थ दग्ध। ठीक है, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।